Welcome to Only Rukash. साल था 2026। दुनिया एक नए दौर में ऐसा लग रहा था। पर सतह के ठीक नीचे एक ऐसा तूफान पल रहा था जो बहुत जल्द पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की नींव हिलाने वाला था। और ये कहानी गोलियों और बमों की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक ऐसे युद्ध की जो खामोशी से अदृश्य तरीके से लड़ा गया और जिसने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया। तो सवाल ये उठता है कि आज के दौर का एक मॉडर्न वॉर इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया को एक झटके में पंगु कैसे बना सकता है। क्या इसके लिए कोई बहुत बड़ी मिलिट्री पावर चाहिए या फिर कोई बहुत ही खतरनाक हथियार? जवाब शायद वो नहीं है जो हमारे दिमाग में आता है। जहाज़ों से नहीं, स्प्रेडशीट से। जी हाँ, ये सच है। ये जंग लड़ी गई बीमा पॉलिसियों, फाइनेंशियल सिस्टम्स और सप्लाई चेन्स के एक ऐसे जटिल जाल से जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये एक बिल्कुल नए किस्म का संघर्ष था जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को एक-एक करके समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी सैन्य कार्रवाई की चिंगारी ने एक ऐसी सुनामी पैदा कर दी जिसने पूरी ग्लोबल व्यवस्था को ही बदल कर रख दिया। देखिए, हर बड़े ग्लोबल क्राइसिस की शुरुआत बस एक घटना से होती है। एक सिंगल डिसाइसिव मोमेंट जो घटनाओं की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर देता है जिसे फिर कोई नहीं रोक सकता। और 2026 के इस संकट के लिए वो मोमेंट था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तारीख थी 28 फरवरी 2026। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर एक कोऑर्डिनेटेड हमला किया। ऑफिशियली इसका मकसद ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकना था, जिसे एक बड़ा खतरा माना जा रहा था। पर इस एक हमले ने सिर्फ बिल्डिंग्स को तबाह नहीं किया, इसने दशकों से बने एक बहुत ही नाजुक जियोपॉलिटिकल बैलेंस को भी तोड़ दिया। सालों से जो शैडो वॉर चल रहा था वो अब एक खुले आमने सामने के युद्ध में तब्दील हो चुका था। और इस जंग का पहला और सबसे सीधा असर फौरन महसूस किया गया। इसका असर पड़ा दुनिया के सबसे जरूरी एनर्जी रूट पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये एक फिजिकल ब्लॉकेज था, मतलब इस स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाज़ों की आवाजाही पर एक तरह से रोक लग गई। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20 मिलियन, जी हाँ 20 मिलियन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होते ही ग्लोबल मार्केट से हर दिन 20 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई गायब हो गई। इसे ऐसे समझिए जैसे दुनिया का कोई बहुत बड़ा तेल प्रोड्यूसर रातों रात मार्केट से वैनिश हो गया हो। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इसे नाम दिया हॉर्मुज़ शॉक। और देखिए, इस भारी भरकम कोट का मतलब बहुत सीधा सा है कि हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है ना, वो एक बहुत ही पतले धागे से बंधी हुई है और हॉर्मुज़ वही धागा था। बस एक जगह पर रुकावट आई और पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी सबके सामने आ गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली ब्लॉकेड नेवी के जहाज़ों ने नहीं किया था। नहीं, असली हथियार तो इनविजिबल था और किसी भी नेवी से कहीं ज्यादा ताकतवर। ये था एक फाइनेंशियल ब्लॉकेड जिसे नाम दिया गया द इंश्योरेंस वेपन, बीमा का हथियार। एक ऐसा हथियार जो दिखता नहीं था पर जिसका असर हर जगह था। इसे समझने के लिए ना एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, गेटिंग फंक्शन। ये एक बहुत सिंपल सा रूल है। कोई भी कमर्शियल शिप इंश्योरेंस के बिना अपनी जर्नी शुरू ही नहीं कर सकता। सोच कर देखिए, एक ऑयल टैंकर बिना इंश्योरेंस के किसी पोर्ट पर पहुंचता है, उसे एंट्री ही नहीं मिलेगी। कोई बैंक उसे फाइनेंस नहीं करेगा। सिस्टम एकदम बाइनरी है, इंश्योरेंस है तो शिप चलेगा, इंश्योरेंस नहीं तो शिप वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। और इस हथियार की सबसे खतरनाक बात क्या है? इसकी सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रॉपर्टी, मतलब ये सिस्टम खुद ब खुद ब्लॉकेड को लागू करता है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। अटैकर को सिर्फ पहला डोमिनो गिराना है, उसके बाद तो इंश्योरेंस कंपनियां रिस्क से बचने के लिए प्रीमियम बढ़ा देती हैं, शिप ओनर्स उस कीमत पर जहाज चलाने से मना कर देते हैं और बूम, पूरा सिस्टम बिना किसी मिलिट्री एक्शन के अपने आप ठप हो जाता है। और नतीजा ये हुआ कि वॉर जोन से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए मैरिटाइम वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम 800% बढ़ गया। रातों रात शिपिंग इतनी महंगी हो गई कि ये इकोनॉमिकली नामुमकिन हो गया। फाइनेंशियल ब्लॉकेड अब पूरा हो चुका था। इस फाइनेंशियल ब्लॉकेड ने एक और खतरनाक लहर पैदा की, एक ऐसी लहर जो शायद अब तक की सबसे विनाशकारी थी। ये क्राइसिस अब सिर्फ तेल और गैस का नहीं रहा था, ये फ्यूल से शुरू होकर अब सीधे लोगों के खाने की थाली तक पहुंच चुका था। देखिए, ये एक चेन रिएक्शन था।
पहला हॉर्मूज बंद हुआ तो कतर से आने वाली LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई रुक गई। अब ये गैस दुनिया भर में नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर मतलब यूरिया बनाने का मेन रॉ मटेरियल है। तो जब गैस की सप्लाई कम हुई तो यूरिया का प्रोडक्शन 40% तक गिर गया और इसका सीधा असर पड़ा दुनिया भर के किसानों और करोड़ों परिवारों पर, क्योंकि अब ग्लोबल फूड सिक्योरिटी दांव पर लग चुकी थी। ग्लोबल फर्टिलाइजर की कीमतों में फौरन 35% का उछाल आ गया और इसकी टाइमिंग देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये ठीक तब हुआ जब एशिया में खरीफ की बुआई का सबसे ज़रूरी सीजन शुरू हो रहा था। ये सिर्फ एक प्राइस हाइक नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड स्ट्राइक थी जो सबसे कमज़ोर वक्त पर की गई थी। और एक्सपर्ट्स ने इसी को नाम दिया फर्टिलाइजर LNG पैराडॉक्स। पैराडॉक्स ये था कि एक मैरिटाइम ब्लॉकेड जो नॉर्मली एनर्जी मार्केट्स को हिट करता है, इस बार वो सीधा सीधा ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग देशों की फूड सिक्योरिटी पर हमला कर रहा था। क्राइसिस अब सिर्फ तेल का नहीं था, अब ये रोटी का भी बन चुका था। इस एक क्राइसिस ने दुनिया के सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। इसने ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस के दौर को खत्म कर दिया और एक नए सिद्धांत को जन्म दिया, एनर्जी सॉवरेनिटी यानी ऊर्जा संप्रभुता। एक नया दौर जहां देशों ने तय किया कि अपनी एनर्जी सिक्योरिटी अब वो अपने हाथों में लेंगे। देखिए, पहले दुनिया जस्ट इन टाइम मॉडल पर चलती थी, मतलब सब कुछ कम से कम लागत और ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी पर फोकस था। पर इस संकट के बाद नया मंत्र बन गया एनर्जी सॉवरेनिटी। अब फोकस था सिक्योरिटी, आत्मनिर्भरता और लोकल प्रोडक्शन पर। अब देश इस हकीकत को मानकर चल रहे थे कि होर्मुज जैसे चोक पॉइंट्स कभी भी किसी भी वक्त बंद हो सकते हैं। और देशों ने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने एक्शन भी लिया। ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ। स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स यानी SMRs को तेजी से डिप्लॉय किया जाने लगा ताकि देश के अंदर ही एनर्जी के सेफ आइलैंड्स बन सके। और IMEC जैसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स पर काम तेज कर दिया गया ताकि इन समुद्री चोक पॉइंट्स पर डिपेंडेंसी ही खत्म हो जाए। तो इस नई दुनिया में भारत जैसे एक बड़े एनर्जी इंपोर्टर ने कैसे रिएक्ट किया? ये एक हाई स्टेक्स गेम था, एक ऐसा खेल जिसमें दांव पर बहुत कुछ लगा था। संकट से ठीक पहले की बात है, अप्रैल 2025 में IMF के आंकड़े बता रहे थे कि भारत की इकोनॉमी 6.2% की रफ्तार से बढ़ रही है। ये जो मजबूत इकोनॉमिक बेस था ना, इसने भारत के लिए एक कुशन का काम किया और उसे इस ग्लोबल तूफान से लड़ने की ताकत दी। और भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो इस नई हकीकत के हिसाब से खुद को अडैप्ट कर रहा था। आत्मनिर्भर ऊर्जा की पॉलिसी अपनाई गई, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को और बढ़ाया गया, रूफटॉप सोलर और SMRs को अब सिर्फ एनर्जी सोर्स नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का एक डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाने लगा। फर्टिलाइजर सेक्टर को बचाने के लिए कोल टू गैस जैसी नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया गया। और हाँ, भारत ने अपने ऑपरेशन संकल्प के एक्सपीरियंस के बेस पर एक नए ग्लोबल मैरिटाइम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की मांग भी शुरू कर दी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि 2026 के संकट ने जंग की परिभाषा ही बदल दी। अब ये एक ऐसी शतरंज की बिसात है जहां मोहरे सैनिक नहीं बल्कि कंटेनर शिप्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज और सप्लाई चेन्स हैं। कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर अब जंग का बैकग्राउंड नहीं बल्कि खुद वॉर जोन बन चुका है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, जब वो सिस्टम्स जो हमारी दुनिया को चलाते हैं, शिपिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, जब वही हथियार बन जाएं, तो फिर जंग की असली फ्रंटलाइन आखिर है कहाँ? तो अगली बार जब मार्केट से कोई कुछ खरीदे तो एक पल के लिए ज़रूर सोचें कि वो चीज़ वहाँ तक पहुँची कैसे और वो रास्ता कितना सेफ है।